हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये है कि ये ज़कात का वाला जो टॉपिक है ये बहुत लंबा है। हम लोगों ने आज सिर्फ ये चीज़ करनी है। ज़कात पे जब मैं पढ़ाऊंगा रेगुलर सेशन में तो इस पे काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी हमारी। तो आज जो बात मैं करने लगा हूँ वो है कि हम ज़कात का जो निज़ाम है, इस्लाम का जो ज़कात का निज़ाम है, उसको इस्तेमाल करते हुए मुआशरे से गुर्बत को किस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है जी हमारा, हाउ कैन बी alleviate poverty इस्लामिक ज़कात सिस्टम। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो उर्दू में आप क्या लिखेंगे? ज़कात के मुआशरे से आप कैसे गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, ज़कात के निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए मुआशरे से गुर्बत को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। हाँ जी, तो इसके लिए मैं ना डायग्राम्स बनाऊंगा, आपने वो ध्यान से समझनी है। तो हम इसके लिए एक मॉडल है जी, एक मॉडल है, एक आप कह लें कि हमने उस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कर सकते हैं। तो वो मॉडल क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप, ये आपके पास है जी मार्केट है, बाजार जिसे आप कहेंगे, उर्दू में बाजार लिखेंगे जी। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो डोनर है, जो यहाँ पे एक शख्स है डोनर है जो उसे कि ज़कात देता है। ठीक है, जिसको आप ज़कात दहिंदा भी कह सकते हैं, उर्दू में जो लिखेंगे उनके लिए ज़कात दहिंदा। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो सारिफ ज़कात है, यानी ज़कात का सारिफ है, ज़कात का सारिफ है। ये उर्दू में भी ये लिखेंगे, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं सारिफ। ठीक है, सारिफ ही बोलेंगे, या यूज़र या एक्सेप्टर कह सकते हैं, लेकिन सारिफ लिखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सही अच्छी टर्म है। अब होता क्या है कि एक शख्स जो ज़कात दे रहा है, ऑब्वियसली इसकी कोई तजारत होगी, इसका कोई बिजनेस होगा, और तभी उस पर ज़कात लाकर, तनख्वाह वाले लोगों के कहाँ इतने पैसे होते हैं कि वो ज़कात दें। तो ये जो यहाँ पे डोनर होगा, इसके पास जो पैसा आएगा जिसके ऊपर वो ज़कात दे रहा होगा, वो क्या होगा, उसकी कोई तजारत होगी, तो उसकी बिना पर वो क्या करता है जी, अपनी ज़कात का कुछ पैसा जो है ना वो इसको दे देता है, इस डोनर को। ठीक है, अब डोनर जो है इसके पास पहले कोई चीज़ नहीं थी, इसके पास आ गई है, दौलत आ गई है। ठीक है, अब उससे भी पहले हमारे डोनर, ये वाली जो बात है ना, इससे भी पहले बात करते हैं। अब ये जो डोनर था इसने पैसा कहाँ से कमाया? यहाँ से कमाया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी इसने इतना पैसा कमाया था, ये जी इसकी, ये एरो शो कर रहा है कि इसकी बॉडी अमाउंट में इसने पैसा कमाया, उसमें से इसने क्या किया, 2.5% जो है वो उसने ज़कात दे दी। अब ये सारफ जो है ज़कात वाले, जिनको जिनके ऊपर ज़कात लगती है, ये हम पढ़ेंगे कि ये 8 होते हैं टोटल। ठीक है, गुरबा जो होते हैं, मसाकीन जो होते हैं, ठीक है, इसी तरह जो अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हैं, जिनके ऊपर कर्जे होते हैं,
जो मुसाफिर होते हैं और इसी तरह जो लोग इल्म हासिल कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं। तो ये सारे इनको मिल रही है 2.5% मिला और इनके पास इतनी दौलत आ गई है। अब इन लोगों ने क्या करना है, इनके पास पैसा आया तो इन्होंने मार्केट से क्या लेना है, ऑब्वियसली वो लेंगे, आटा लेंगे, दाल लेंगे, या कोई और चीज़ खरीदेंगे। ओके, तो ये जो मार्केट में बंदा है यहाँ पर, वो कौन है, ये डोनर ही था ना जिसने इस मार्केट से पैसा कमाया। ऑब्वियसली उसकी कोई शॉप होगी, या उसने, अगर उसकी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का माल इस मार्केट में आके बिकता है। तो इस डोनर की दौलत में और इजाफा हो जाएगा। इस ये जो डोनर है, इसकी दौलत में मजीद इजाफा हो जाएगा जब ये वाला सारिफ जिसको 2.5% मिला, तो इसने आके इस मार्केट में वो खर्चा किया, खर्चा करके कोई चीज खरीदी, तो मार्केट में क्या हो रहा है, वो दौलत में इजाफा हुआ है, मार्केट की दौलत में भी इजाफा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये शख्स जो है, इसकी ये जो डोनर था, डोनर ऑब्वियसली एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो डोनर्स की जो दौलत है उनमें क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। अब जब ये दौलत में इजाफा हुआ तो इन्होंने फिर 2.5% दिया। तो अब ये 2.5% जो बनेगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा और ज्यादा होगा। ये वाला अभी जो 2.5% इनके पास आएगा, सारिफीन जो है ज़कात के, उनके पास जो आएगा वो और ज्यादा होगा। तो इस तरह ये फिर मार्केट में आके खर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में और ज्यादा दौलत आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर डोनर जो है उसकी दौलत में और इजाफा हो जाएगा जी, दौलत उसकी बढ़ जा रही है, ऊपर जाए जा रही है। अब ये जो दौलत में इजाफा हुआ है, इसने फिर 2.5% दिया इधर, तो वो 2.5% ऑब्वियसली उसकी दौलत बढ़ी है, तो उसका 2.5% भी उतना ही बढ़ जाएगा, तो वही और ऊपर चला जाएगा। तो ये इसी तरह इस मार्केट में क्या हो रहा है। ओके नीलम, मैं 1 मिनट करता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि इसकी दौलत में, यानी ये जो सार्फिन है, इनके पास जो पैसा आ रहा है, जो ज़कात का पैसा इनके पास आ रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो सार्फिन है ज़कात, पहले फॉर एग्जांपल अगर इतने सी दौलत पे 50 लोग जो थे, एक शहर में 50 लोगों को ज़कात मिल रही थी, तो दौलत बढ़ी है, तो अभी क्या हो जाएगा, 100 लोग हो जाएंगे जिनको ज़कात मिल रही होगी। अभी और जो ज़कात की जो अमाउंट है वो बढ़ी है, तो ये हम कह सकते हैं 1,000 लोग हो गया। तो इस तरह करके ये जैसे जैसे इस मार्केट में ये पैसा वापस आता रहेगा, पैसे की गर्दिश रहेगी, तो क्या होगा कि सार्फिन ज़कात जो है उनको हर दफा बड़ी अमाउंट मिलती रहेगी। इनकी इधर दौलत बढ़ती जाएगी, इन लोगों की क्या हो जाएगी, इधर दौलत बढ़ती जाएगी, और इधर इनका इनका जो हिस्सा होगा सार्फिन ज़कात का वो बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो ज़कात सार्फिन होते हैं, इनके पास मतलब ज्यादा अमाउंट में जब पैसा आएगा, यानी ज़कात का हिस्सा ज्यादा आएगा, तो इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अपना कारोबार स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि अगर पहले ये जो 100 लोग था या 1,000 लोग था जिनको, तो एक दिन आएगा कि ये जो पर पर्सन जो अमाउंट मिल रही होगी, इनको ज्यादा मिल रही होगी। शुरू में पर पर्सन कम अमाउंट मिल रही होगी, आने वाले वक्तों में क्या होगा, पर पर्सन जो है वो ज्यादा ज़कात की अमाउंट मिलेगी। तो फिर वो अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, वो खुद मार्केट में आके कोई कारोबार कर लेते हैं, कोई अपनी रेडी लगा लेता है, कोई अपना छोटा सा खोखा बना लेता है, अपना छोटा सा कारोबार, कोई दुकान छोटी सी मोहल्ले में बना लेता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो खुद मार्केट में आके कमाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से फिर ये भी हो सकता है कि ये जो डोनर्स हैं, यानी ज़कात देने वाले जो हैं, इनकी भी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, इनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो जब इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर ज़कात की और अमाउंट बढ़ जाएगी। ज़कात जो है, तो ज़कात की जब हम यानी उनकी सॉरी दौलत, यहाँ पे ज़कात देने वालों की दौलत बढ़ जाएगी, और फिर 2.5% यहाँ पे आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक वक्त आएगा, ये अगर साइकिल इसी तरह ऑनेस्टली हम लोग चलाते रहें, सारे अपनी अपनी जो ज़कात है उसको सही दयानतदारी से निकालते रहें, और ठीक लोगों तक पहुंचाएं जो कि हकदार हैं, तो क्या होगा कि ये जो लोग थे, इनके पास इतना इतना पैसा आ जाएगा कि ये गरीब नहीं कहलाएंगे। ऑब्वियसली हमें हमारे पास गुर्बत की एक डेफिनेशन है कि भाई एक बंदे की अगर इतनी सालाना आमदनी है तो वो गरीब है।
यानी उससे अगर कम है तो गुर्बत की जब डेफिनेशन से वो लोग ऊपर, वो जो लिमिट है उससे ऊपर चले जाएंगे, ज़कात का पैसा इतना ज़्यादा आ रहा होगा उन जो सारिफीन ज़कात हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, मुआशरे से गुर्बत को कम कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल है जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़कात का जो ज़कात के ज़रिए हम ख़त्म कर सकते हैं। हाँ जी, मैं अभी एक रिपीट करता हूँ जी। चलिए जी, दोबारा मैं इस पे बात करता हूँ। तो मैंने क्या शुरू में बताया कि हमारे पास ये एक मार्केट थी। ऑब्वियसली इस मार्केट से इस ये जो ज़कात देने वाले लोग हैं, मैं दोबारा भी जी रिपीट करने लगा हूँ, ये मार्केट है, बाजार है। बाजार में क्या है कि ज़कात देने वाले लोग यानी कि ताजर जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, पैसा कमाया, ये उन्होंने अमाउंट इतनी कमाई। अब ये अमाउंट जो है इसके ऊपर उन्होंने 2.5% जो है वो ज़कात दी। अब वो जो 2.5% ज़कात है वो हम कहते हैं जी ये इतनी है, ये हमने ये जो एरो लगाया हुआ है ना, ये इतनी है। अब उन्होंने क्या किया, जो सार्फिन ज़कात हैं या अपने मोहल्ले में लोग या इर्द गिर्द जो उन्होंने देखा जिनके ऊपर ज़कात लगती है, जो ज़कात लेने के अहल हैं, उनको क्या कर दिया, ज़कात दे दिया। हम एग्ज्यूम करते हैं कि शुरू में वो 50 लोग होंगे, ठीक है, जिनको ज़कात मिली। और उनको ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम स्टार्ट में हैं, तो थोड़ी सी दौलत कमाई है ताजरों ने, तो ज़कात भी ऑब्वियसली थोड़ी सी है। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो सार्फिन ज़कात हैं ये बाजार में आते हैं, बाजार में वही पैसा लेके आते हैं, उससे क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। तो क्या होगा कि ये जो ताजर होगा मार्केट में, इसकी दौलत में इजाफा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में अगर पैसा नहीं है तो, अगर अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल पैसा ना हो तो क्या होता है, कुव्वत जो ऑब्वियसली उनकी जो आमदनी होती है उतनी कम होती है ताजरों की। तो अब जो, क्योंकि ये जो गरीबों के पास पैसा आया था, तो इन्होंने क्या किया, मार्केट में आके वो पैसा लगाया, और जिसकी बुनियाद पे हुआ क्या कि उनकी दौलत में मजीद इजाफा हो गया। क्योंकि कारोबार जब भी आप करते हैं तो कारोबार में कहते होते हैं ना कि पैसा जो है पैसे को खींचता है, वो उसी तरह ही है कि आपने वो जो गरीबों को जो पैसा दिया, उन्होंने मार्केट में आके आपसे कुछ चीज खरीदी, जिसके नतीजे में आपकी आमदनी और बढ़ी, आपका मुनाफा और बढ़ा, और आप इस पोजीशन पे आ गए कि आपकी दौलत और बढ़ गई। यानी जो ताजर है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताजरों की दौलत जो है वो और बढ़ गई। अब इन ताजरों ने जब जक़ात दी है दोबारा, तो ये जक़ात की ये वाली अमाउंट बनेगी। ऑब्वियसली दौलत बढ़ी है तो उसके ऊपर 2.5% जो जक़ात होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, यानी ज्यादा पैसे होंगे। तो वो अब क्या करेंगे, वो फिर सार्फिन ज़कात को देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि पहले अगर 50 लोगों को वो की का ख्याल रख रहे थे, 50 लोगों को ज़कात दे रहे, तो अभी क्योंकि दौलत बढ़ी है तो हो सकता है वो 100 लोग हों, ठीक है, 100 से भी ज्यादा हो। हम तो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है कि यहाँ पर ताजर जो होता है ज़कात देता है, ज़कात का पैसा दोबारा मार्केट में आता है, जिससे ताजर की दौलत में और इजाफा हो जाता है, और यहाँ से फिर वो और ताजर ऐसे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अब हो सकता है स्टार्ट में जिन ताजरों ने ज़कात दी हो वो थोड़े हों, ठीक है, लेकिन उन ताजरों की ज़कात देने की वजह से वो गरीब आदमी जो पहले चीज़ें नहीं खरीद सकता था, वो अब आ रहा है मार्केट में चीज़ खरीदने के लिए। तो कुछ ऐसे ताजर जो जिनकी दौलत इस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ज़कात देते, तो उनकी भी दौलत बढ़ जाएगी गरीबों की मार्केट में आने की वजह से, खरीदारी उनकी करने की वजह से उनके मुनाफे में इजाफा होगा। तो इसी तरह ये फिर क्या होता है, ये उनकी दौलत मुसलसल बढ़ रही होती है, जबकि यहाँ पर जो वो ज़कात दे रहे होते हैं वो भी अमाउंट क्या होती है, मुसलसल बढ़ रही होती है। और अल्टीमेटली ऐसा टाइम आता है कि मुआशरे में जो लोग ज़कात लेने वाले होते हैं, वो उनको इतनी ज़्यादा ज़कात मिल रही होती है कि वो खुद से अपना कारोबार कर सकते हैं। तो जब वो खुद से कारोबार करेंगे तो ये वाली साइड जो होगी, जो सार्फिन ज़कात होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर ये खुद ताजर सारे बन जाएं तो ये फिर ज़कात लेने के अहल ही रहेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास खुद, ये तो खुद देने वाले बन जाएंगे। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि ये मुआशरे में से गुर्बत जो होती है वो कम हो जाती है। अगर वो ज़कात देने के काबिल ना भी बने, कारोबार करने के काबिल ना भी बने, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि खत गुर्बत जो है उससे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इस अगर इस मॉडल को फॉलो किया जाए कि सारे लोग अपनी जो ज़कात है उसको क्या करें, ऑनेस्टली दें, और इस तरह से हम
ये मुआशरे से गुर्बत को क्या कर सकते हैं, एलिविएट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, आप में से किसी को कोई समझ नहीं आई तो मेरे से पूछें। नहीं, आपने पेपर में आना है ना, तो ऑब्वियसली जो चीजें मैंने अभी बोली हैं उनको आपने अपने वर्ड्स में लिख देना है साथ। ठीक है, कि आप कैसे इसको करें। ऑब्वियसली एक पैराग्राफ लिखना है आपने इस चीज को साथ, ये ग्राफ ये जो मॉडल है ये बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये गिनती लिखने की जरूरत नहीं है, एरोस बनाएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह का एक और आप बना सकते हैं यहाँ पे, यानी ये एक ही फिगर में मैंने सारा समझा दिया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दो फिगर्स बना सकते हैं। आप बताएं कि पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में आप बताएं कि ये जी दौलत यहाँ पे पहुंच गई, तीसरे स्टेप में यहाँ पे पहुंच गई, दो तीन इस तरह से स्टेप्स बनाएं। तो इस तरह भी आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं। आप लोगों ने अगर इस तरह बनानी हो तो मुझे एक दफ़ा चेक करवा दें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज़ जल्दी। आलम खान, जवाद, नीलम, जहीर, जैनब, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो, चलें बेहतर है। और ये कैसा आपको मतलब ये मॉडल जो है, आप लोगों ने पहले कभी इसके बारे में सुना था या नहीं सुना था? चलें बेहतर है। अजी अभी मैं आप लोगों को जो हमारा कोर्स कंटेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे कि हम इस सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उस पर बात करने लगे। हाँ जी, तो बात यह है कि हमारे जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो हैं जी, टोटल 15 लेक्चर्स हैं। टोटल 15 लेक्चर्स होंगे। चलें चलें, बेहतर है, बहुत अच्छा। आप लोग इन चीज़ों को नोट करें और इंशाल्लाह आप लोगों को ये आपके जो मार्क्स होंगे इनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सीएसएस में हो या पीएमएस हो आपका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? चलें बेहतर है, बेहतर हो गया जी। तो हमारा जी जो लेसन प्लान है इसमें मैं उस पर बात करने लगा हूँ। हमने टोटल इसमें जो होंगे 15 लेक्चर्स होंगे जी हमारे टोटल इस सेशन में, जो इंशाल्लाह 2 फेब जो है वहाँ से स्टार्ट होगा। पर लेक्चर जो हमारा टाइम होगा वो 1 घंटा 30 मिनट्स हम लोग लेंगे एक लेक्चर में। मोस्टली इतना होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज इतना रहेगा टाइम। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, हमने जो दीन है उसकी इंसानी ज़िंदगी में ज़रूरत जो है उस पर बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि इस्लाम जो है वो, उसे दीन हम क्यों कहते हैं, उसकी खुसूसियात देखेंगे, उसकी जो दीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऑब्वियसली किसी निज़ाम को या किसी मज़हब को जब हम दीन कह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका बेसिकली हम कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसके, तो हम वो उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे इस्लाम ने की जो तालीमात हैं उनके साथ, और फिर हम अल्टीमेटली ये चीज़ साबित करेंगे कि इस्लाम वाकई एक दीन है। और ये फिर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ये मज़हब और दीन इसमें जो फ़र्क है हम लोग उस पर बात करेंगे, डिटेल में इस पे भी बात करेंगे। और दीन के बारे में जो कुरान कुरान मजीद में, अहादीस में जो जो चीज़ें आई हुई हैं उन वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें करवाऊँगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जो कि डिटेल में मैं बताऊँगा आप लोगों को कि दीन की ज़रूरत क्यों है, मज़हब की ज़रूरत क्यों है इंसानी ज़िंदगी में, ज़रूरत है मज़हब। ठीक है, फिर इस्लाम जो है वो बतौर दीन हम देखेंगे, और
दीन और मजहब में फ़र्क देखेंगे। जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इस्लामिक बिलीफ्स जो हैं उन पे बात करेंगे। इस्लामिक बिलीफ्स कौन से हैं? जैसे हमारे पास है जी तौहीद है, रिसालत, और हमारे पास उसके बाद आ जाता है अकीदा, आखिरत, अकीदा आखिरत। ठीक है, और इसके साथ और भी हैं, जैसे अब मलाइका पे अकीदा जो है वो भी होता है, और इल्हामी बुक्स जो है उन पे भी। लेकिन ये मेन है, इसमें ये तीन जो है मेन यही है, हम इन पे बात करेंगे। तो पहले जो सेकंड लेक्चर होगा वो इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। थर्ड लेक्चर जो है उसमें हम लोग देखेंगे जो इस्लामिक वर्शिप्स हैं, यानी इबादात जो हैं इस्लाम में, उन पे बात करेंगे। इबादात कौन सी हैं जी? हमारे पास है नमाज है, रोज़ा, हज और ज़कात। ये चार जो हैं इन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और फिर उनके हम देखेंगे, ये ऊपर भी हम लोगों ने करना है कि ये बिलीफ्स जो हैं इनकी जो इनफरादी ज़िंदगी और इज्तमाही ज़िंदगी पे क्या क्या असरात हैं उन पे बात करेंगे, इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ। इसी तरह वर्शिप्स जो हैं उनके भी हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उस पे दो लेक्चर्स हैं। पहला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी तौर पे जो ज़िंदगी थी, उसके बतौर नमूना हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, वो बेहतरीन नमूना है मोमिनीन के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि एक इंसान जो है जब इनफरादी तौर पे है, इंडिविजुअल लेवल पे, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए। फिर एक डिप्लोमेट है अगर कोई शख्स, कोई, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। अगर एक टीचर है तो उसको क्या सीखना चाहिए, और इसी तरह अगर कोई सिपा सलार है, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए। ठीक है, और इसका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो सीरा पे होगा, उसमें हम लोग देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बतौर पीस मेकर, जो यानी एक अमन के अमन, पैगंबर अमन जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका बतौर पैगंबर अमन उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी, और वो हम सीरत से मुकम्मल तौर पे एक ना क्रोनोलॉजिकली बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत से पहले, यानी नबी बनने से पहले, आपने जो जो अमन के लिए कोशिशें की, फिर आपकी मक्की ज़िंदगी जो थी उसमें आपने जो जो कोशिशें की, फिर मदनी ज़िंदगी में जो जो कोशिशें की। तो इसी तरह आप कुरान, सॉरी, अहादीस में आपने जो जो फरामीन है आपके, जो उस उनकी रोशनी में हम लोग देखेंगे कि अमन जो है वो मुआशरे में कितना ज़रूरी है। फिर आ जाता है मसाक मदीना। मसाक मदीना जो है उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। मसाक मदीना के ये बेसिकली इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। क्या बोला जाता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। तो हम लोग इसके जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं इसके, हम उन पे बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन आता होता है बेसिकली पेपर में कि मिसाक मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने देखना है कि मिसाक मदीना जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे था, और उसी हवाले से हम लोग देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, और पूरे डिटेल में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझाऊंगा। फिर आ जाता है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इसकी देखेंगे कि इससे इसके मुहरकात क्या थे, यानी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो था, हुदैबिया के मुकाम पे मुसलमानों ने ये एक मुआहदा किया था कुरैश मक्का के साथ। तो उसकी क्या यानी उससे पहले क्या हालात थे, यानी उसकी वजह क्या बनी, उसके बाद में क्या क्या हुआ उसके नतीजे में, और इस मुआहदे की क्या क्या शराइत थी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर आ जाता है जी जिहाद। जिहाद पे हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग, वैसे मैंने जिहाद पे तो आप लोगों को बता दिया हुआ है, जिहाद और टेररिज्म। तो ये इन दोनों को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमारा छठा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बताएंगे ह्यूमन राइट्स जो है उन पे बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स की ओवरऑल हम बात करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा, लास्ट आपने जो सरमन दिया था, खुतबा हज्जतुल विदा, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। फिर जो वेस्ट ने ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, उसमें जो राइट्स मिले हैं और जो इस्लाम ने राइट्स दिए हैं, उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। क्लियर है?
और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे वुमेन राइट्स जो हैं, ठीक है, वुमेन राइट्स जो हैं उन पे बात करेंगे, और उसको फेमिनिज्म की जो अभी आजकल मूवमेंट्स चल रही हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है उनके साथ कंपेयर करेंगे कि जो फेमिनिस्ट हैं आज की, वो किस तरह से हम यानी वुमेन राइट या वुमेन राइट्स जो हैं वो जो डिमांड कर रही हैं, क्या इस्लाम ने वो वाले राइट्स अब खवातीन को दिए हैं या नहीं दिए। तो उन पे हम लोग बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि इस्लाम ने जो वुमेन राइट्स दिए हैं क्या वो बेहतर हैं, या आज की जो हमारी जो फेमिनिस्ट हैं उनकी जो सोच है क्या वो वीमेन राइट्स के बारे में ज्यादा अच्छी है। तो इस पे हम लोग बात करें इंशाल्लाह। फिर हमारा जो 7वां लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे सिविलाइजेशन के बारे में, उसके मीनिंग, उसके एलिमेंट्स, उन पे बात करेंगे। इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी उसकी खुसूसियात जो हैं उन पे बात करेंगे, और उसी के अंदर फिर मोरल सिस्टम ऑफ इस्लाम आ जाता है, और एहसान का कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो ये जी 7वां लेक्चर हमारा इस्लाम की सिविलाइजेशन और कल्चर पे होगा और उसकी खुसूसियात पे। जो 8वां लेक्चर हमारा होगा वो होगा जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, यानी हमारी ऑब्वियसली आप लोग सारे सिविल सर्वेंट जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग उस पे बात करेंगे कि इस्लाम में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या तसव्वुर है, ठीक है, और कुरान मजीद में गुड गवर्नेंस के बारे में क्या क्या हदायत हैं, और जो खुलाफा राशिदीन थे उनके दौर में जो गवर्नेंस थी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो ये 8वां लेक्चर जो होगा हमारा बेसिकली गवर्नेंस के रिलेटेड होगा, हुकूमतों के बारे में होगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 9th लेक्चर जो है वो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली, उनके जो लेटर्स थे मुख्तलिफ गवर्नर्स को जो उन्होंने लिखे थे, उन लेटर्स की रोशनी में हम लोग देखेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सिविल सर्वेंट्स की वो कौन कौन सी हैं, ओके। और सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम जो है वो भी हम लोग देखेंगे कि इस्लाम जो है एहतसाब, यानी अगर सिविल सर्वेंट कोई करप्शन करता है या कोई इस तरह की गड़बड़ करता है तो उसकी रिस्पॉन्स यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो इस्लाम ने दिया वो क्या है। तो ये भी हम लोग इसमें देखेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से हर दफा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये जी हमारा 9th लेक्चर होगा। 10th लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर बात करेंगे। जी जो कि मैंने पहले एक दफ़ा डेमो लेक्चर में ये करवाया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसका जो है ना लेक्चर पड़ा हुआ है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है। फिर हम लोग जुडिशियल सिस्टम जो है इस्लाम का उस पर बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करेंगे, ओके, और हाउ दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस एज, उस पर भी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर। ये एक पूरी डिबेट होगी इन चीज़ों पे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है इजमा और इजतिहाद, इन पे हम लोग बात करेंगे। इजमा और इजतिहाद जो है इन दोनों का मीनिंग जो है, इनका जो प्रोसीजर है उस पे बात करेंगे, और फिर इनको देखेंगे कि आज के दौर में जो इजतिहाद है उसको किस तरह से हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं, दोबारा उम्मत को हम इजतिहाद की तरफ किस तरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा फिरके बन चुके हुए हैं मुसलमानों में कि इजतिहाद का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा यानी ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि कोई एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद नहीं है कि जिसकी किया हुआ इजतिहाद जो है कोई और मान ले। तो इस वजह से ये आज के दौर में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन किस तरह हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं हम लोग आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। फिर हमारे पास आ जाता है, हम लोग करेंगे 12वें लेक्चर में कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं, यानी आज के दौर में मुसलमानों को या मुस्लिम वर्ल्ड को जो जो मसाइल दरपेश हैं उन पे बात करेंगे। फिर हम एक्सट्रीमिज्म पे बात करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो मुसलमानों को दरपेश है। फिर हम इस्लामोफोबिया पे भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो इस्लामोफोबिया, एक्सट्रीमिज्म और बाकी जो मसाइल है, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, हमारी जो उम्मत में इत्तेहाद नहीं है उसकी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 13वां लेक्चर जो होगा उसमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होंगे, जिसमें मैं इस तरह करूंगा, पास पेपर से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोगों को यहाँ पे मैं सामने करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह करना है पेपर में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे हम लोग ये डिटेल में इन चीज़ों में बात करेंगे। और लास्ट 2 लेक्चर जो होंगे 14 और 15, इसमें मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज की आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिसमें हम लोग
जो पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं उन पे बात करेंगे, और इसके साथ ही और ये ऑब्वियसली मैं इस तरह करवाऊंगा कि आप लोगों को जो है एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा दूं, ताकि इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड आपके एमपीटी में अगर कोई एमसीक्यूज आते हैं, या आपके वन पेपर अगर आप में से कोई शख्स देता है, तो उसको जो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड वहाँ पे एमसीक्यूज आए, तो वो आप लोगों के यहाँ यहीं से क्लियर हो जाए। तो ये 2 लेक्चर्स जो होंगे इस्लामिक स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज हैं उन पे इंशाल्लाह डिटेल में मैं सीक्वेंस वाइज करवा दूंगा, और उनके ट्रिक्स भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को भूले ना। तो ये हमारा लेसन प्लान होगा जी। इसमें ये जो हमारा नेक्स्ट सेशन है 15 लेक्चर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फेब, सॉरी 22 नहीं, 2 फेब। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं तो आगे मूव करें हम लोग। हाँ जी, किसी ने कुछ सजेस्ट करना है इन टॉपिक्स में, आप बता दें कि कोई और चीज़ आपको लगता है, कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है जो कि मैंने नहीं मेंशन की, वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। आप लोगों को अगर कोई सजेशन देनी है तो दे सकते हैं। चलें जी, हम लोग अब मूव करते हैं। दोबारा मैं अब जाता हूँ। तो अब मैंने आने बताना है आप लोगों को नोट्स किस तरह बनाते हैं। सीएसएस में आपने जो नोट्स बनाने हैं वो आप लोग किस तरह बना सकते हैं। तो जी, नोट्स जो है इसमें देखिए 2 स्टेजेस होती हैं आपकी प्रिपरेशन में, आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा। एक होती है जी फर्स्ट स्टेज जो है इसमें, उसमें आप लोग करते क्या हैं, डिटेल नोट्स बना लेते हैं अपने, डिटेल नोट्स। ठीक है, इन डिटेल आपने नोट्स बनाने हैं, जो आपको हदीस अच्छी लगती है, जो आयत लगता है आपको रेलेवेंट है, वो आपने लिख लेनी है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को लिंक जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग जो है वो सारे लेक्चर्स की मिल जाएगी, लेकिन उसमें ये होता है कि सिर्फ उन लोगों को जिनका कोई इशू हो, बाकी तो मोस्टली स्टूडेंट्स फिर बाद में ना लेजी हो जाते हैं। तो कोशिश करें क्लासेस को लाइव लें, नेट वगैरह का इशू अपना रिजॉल्व करें जो भी है। तो इंशाल्लाह बाकी में अगर इशू हो तो मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेज तो ये वाली है कि जिसमें आप डिटेल में नोट्स बनाते हैं, आपने हर चीज़ इसमें लिखनी है। आपका एक टॉपिक पे अगर 5 पेजेस पे जा रहा है, 10 पेजेस पे जा रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितने भी पेजेस लगते हैं आप लगाएं। सेकंड जो स्टेज होती है इसमें आप क्या करते हैं, वन लाइनर नोट्स बनाते हैं। क्या होते हैं वन लाइनर? वन लाइनर से मुराद ये होता है कि सॉरी, वन लाइनर कह रहा हूँ, वन पेजर। सेकंड जो स्टेज होती है इसमें आप क्या करते हैं, वन पेजर, यानी एक टॉपिक को एक पेज पे आपने लेके आना होता है। ठीक है, तो इसमें नोट्स बनाने में 2 स्टेजेस होती हैं। अब मैं आता हूँ कि जो पहली स्टेज है उसमें आप लोगों ने क्या करना है। तो पहली स्टेज में एक तो आपने सबसे पहले तो करना है, जो लेक्चर मैंने दिया है, लेक्चर नोट्स जो हैं उनको आपने कंसीडर करना है। साथ आपके पास जो मैं रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा अभी, इसके बाद रिकमेंडेड बुक्स जो होंगी उनसे वो टॉपिक्स पढ़ें। वो जो टॉपिक आज फॉर एग्जांपल हमने जैसे पढ़ा है ज़कात वाला, तो आप क्या करें, एक तो मेरे लेक्चर नोट्स हैं उसको देखें, साथ जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से उस टॉपिक के बारे में पढ़ें। और अगर आपको कुछ लगता है कि आप इन नोट्स में कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आप क्या करें, उसको यहाँ से ऐड कर दें। नंबर 1 ये चीज़ हो। फिर इसके साथ आपके पास होता क्या है कि आप लोगों ने पर्सनल लेवल पे, अब इस्लामिक स्टडीज़ है, आप लोगों ने सुनते हैं, मुख्तलिफ उलमा को सुनते हैं, या कुछ आपका ज़ौक़ है अगर, तो वहाँ से भी आप चीज़ें। फिर इसके साथ ये हो सकता है कि आपने
कोई कोटेशंस होती हैं जो किसी फेमस शख्स ने, किसी वेस्टर्न स्कॉलर ने किसी चीज के बारे में बताई होती है या आपने किसी से सुनी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी इन नोट्स में ऐड कर लें। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो लेक्चर नोट्स को फोकस से सुने, यानी लेक्चर जो है उसको फोकस से सुने, उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। और फिर बुक उसके रिलेटेड, ये आपने किस पे करना है, लेक्चर नोट जो होगा आपने करना है रफ पे, या आपने रफ पे कर लेना है, फिर आपने बुक पढ़ लेनी है। ये जब बुक्स में से वो वाला टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इन्हीं रफ नोट्स में, वो क्या करें, ऐड कर लें। फिर अल्टीमेटली अब आपने बनाने हैं नीट नोट्स। अब आपके क्या हो जाएंगे, नीट नोट्स आपने बनाने हैं, जो कि ये सारा कुछ होगा, जो कुछ भी आपको पता है वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना। क्लियर है? तो ये जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो इनको आपने आप उस टॉपिक को साइड पे रख देना। अगला जब लेक्चर होगा उस पे चले जाएं, उसके बनाते जाएं। जब ये आपका खत्म हो जाए, सेशन खत्म हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है कि अपना दिन में 1 घंटा आपने रख लेना है, 1 आवर। 1 आवर जो है उसमें आपने हर रोज एक टॉपिक को पकड़ना है, उसको रिवाइज करते करना है और उसको छोड़ देना है। फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ना है, उसको रिवाइज करना छोड़ देना है। लिखने की अभी जरूरत नहीं है, नोट्स आपने बना लिए, सिर्फ ऊपर से देखते जाएं और रिवाइज करते जाएं। ठीक है? ये जब हो जाए तो फिर आपकी जो सेकंड स्टेज है, वो पेपर्स जब नज़दीक आ जाएं, 3 माह रह जाएं पेपर्स में, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स रह जाएं, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जानी है और उसमें आपने 1 पेजर बनाना शुरू कर देना है, यानी सेकंड स्टेज आपकी आ जाएगी। 1 पेजर जो होंगे उसमें आपने वही टॉपिक जो आपने बार बार, ऑब्वियसली एक अगर आप हर रोज 1 घंटा दे रहे हैं इस्लामिक स्टडीज को रिवाइज करने के लिए, तो अब आपने पहले जो डिटेल में चीजें लिखते होते थे ना, या पढ़ते होते थे, तो अब उनको क्या कर सकते हैं, आपको उनका हिंट देने की जरूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है, पहले आपने पूरी आयत का तर्जमा याद करना पड़ता था, ठीक है, तो अब आपने क्योंकि उनको बार बार रिवाइज कर करके, तो आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आप सिर्फ सिर्फ क्या कर दें, आयत नंबर लिख दें। ठीक है, आयत नंबर आपने लिखा तो आपको याद आ जाएगा कि भाई ये या सूरा नंबर और आयत नंबर आपने लिखा, और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके यानी ये जो हेडिंग है इसके नीचे ये वाली आयत है और इसका ये तर्जुमा है। तो यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने अब हिंट देने हैं, तो 1 पेज जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, डिटेल नोट्स के हिंट्स होते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप लोग, तो जब आपने, आपको पता ही है, एक दिन में दो दो पेपर्स होते हैं सीएसएस में, 2 पेपर्स में आपके पास टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो 1 पेजर होते हैं ये आपको उस टाइम पे हेल्प करते हैं। आपने इनको बनाना है, तो जितने भी लोग क्लियर करते हैं सीएसएस, उनकी ये आप देखेंगे कि उन लोगों ने ये दोनों स्टेजेस जो होती हैं ये कवर की होती हैं, और उनको सही ऐसे तरीके से किया होता है ताकि कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए। ठीक है, तो आपने फिर ये इसमें एक और बात आ जाती है, आपने बुक्स को पढ़ते रहना है, मुख्तलिफ अच्छी बुक्स जो अभी मैं रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा उनको आपने मुसलसल पढ़ते जाना। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेक्चर के दौरान यानी क्लासेस के दौरान टाइम नहीं मिलता है, तो वीक में 3 क्लासेस हैं, बाकी 4 दिन जो होंगे उसमें आप बुक्स पढ़ें। तो एक एट अ टाइम ज्यादा सब्जेक्ट्स को साथ लेके ना चलें। फिलहाल मैं तो रिकमेंड करता होता हूँ एक किताब को एक वक्त में पढ़ें। एक किताब मतलब एक सब्जेक्ट को, यानी 1 सब्जेक्ट जो है उसको एट अ टाइम लेके चले। अगर इस पे आपके देखिए कितने 15 लेक्चर्स है ना, तो 15 डेज में अगर आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, आप फायदे में है। तो 15 दिन में आपने एक सब्जेक्ट, बाकी जो 3 दिन फ्री होंगे उसमें कुछ और पढ़ लें। अगर आपने यानी कोई और सब्जेक्ट की क्लासेस आप लेना चाहते हैं वो वाली ले लें। तो एट अ टाइम एक सब्जेक्ट को लेकर चलें और उसको अच्छे से करें ताकि दोबारा फिर उस सब्जेक्ट की आपको टेंशन ना रहे। क्लियर है? आप लोगों ने ऑब्वियसली फीस देनी होती है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो बजाय इसके कि आप उस वक्त कोई सेशन ले रहे हैं जब आपके पास यानी टाइम ना हो उस उन लेक्चर्स को रिवाइज करने का, तो फिर फायदा को नहीं है उस सेशन को लेने का। तो ये माइंड में रखें आप, जो है अपने टाइम अगर मैनेज कर सकें तो फिर ही आपको सेशन लेने चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ये फायदा नहीं होता। ठीक है, दोबारा किसी और टीचर के पास आपको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा फीस देनी पड़ेगी, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप इसको एक ही तरफ यानी एट अ टाइम एक सब्जेक्ट लेके चलें और उसको सही डिटेल में आप लोग कर लें। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, मैं मजीद बता दूंगा अगर
जी। आलम, आप टाइमिंग जो है क्लास की, वो 9 PM होगी जी। 9 PM। ये मंडे, सॉरी, थर्सडे टू फ्राइडे जो है ना, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन होगी। 9 PM ये फिक्स्ड होगी जी। इसमें ना मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनका, अच्छा, बाय द वे, हम मैं अभी खुद बता रहा हूँ, और मैं एक मिनट बताता हूँ जवाब। आप लोगों में से किसको इशू है 9 PM के साथ जी? 9 PM का क्लास का टाइम हो, अगर आप में से किसी को इशू है 9 PM के साथ, मुझे अभी बता दें। चलें, बेहतर है। जवाद, आपको कोई इशू है? नहीं है। आलम, आपका, आप पूछ रहे थे, MP मैंने लिख दिया। चलें, बेहतर है। ये जी 9 PM हम लोग रखेंगे, फिक्स टाइम होगा उसमें आप लोगों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन क्लास है। हाँ जी, अभी आपने पूछा कि उर्दू और इंग्लिश में रखनी चाहिए या क्या इसका प्रोसीजर है, उर्दू और इंग्लिश में, यानी क्या, किसके क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ जी, उर्दू और इंग्लिश दो ही चीज़ें हैं जी, सिंपल। इसके जो रूल होता है ना, किसी भी अगर उर्दू में रखनी है, इंग्लिश में, दो चीज़ें हैं। अगर तो सबसे पहली आ जाती है लैंग्वेज पे अबूर आपका, लैंग्वेज पे जो कमांड है ना आपकी, वो मैटर कर रही होती है कि आपको उस लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। ठीक है, उर्दू में आप रखना चाहते हैं, इंग्लिश में, ये मैटर किस पे डिपेंड करेगा? उस लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। क्लियर है? कि अगर आपको उस लैंग्वेज और पे कमांड नहीं है, तो फिर आप कभी भी ना रखें। क्लियर है? दूसरा आपका ये हो सकता है कि नॉलेज, आपने, आपका नॉलेज किस लैंग्वेज में ज़्यादा है, यानी आप ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं इस्लामिक स्टडीज़ की, क्या आपको उर्दू में आती हैं या आपको इंग्लिश में आती हैं? अगर उर्दू में आती हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनके बारे में अगर आपको पता है, उनकी इंग्लिश आपको पता है, तो आप इंग्लिश में रखें। अगर आपको उनकी उर्दू पता है, तो आप उर्दू में रखें। इसी तरह ट्रांसलेशन जो होती है, कुछ लोगों को मुश्किल होता है इंग्लिश में याद करना, उनके लिए उर्दू आसान होती है, तो आप वो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एंड हदीस जो है मुख्तलिफ, वो उनकी। तो वो, अब अगर आपने उर्दू में आपको आसान है, तो आप उर्दू में रख लें, अगर आपको इंग्लिश में आसान है, तो आप इंग्लिश में रख लें। अब आपके पास, अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे फंसते हैं। उन्होंने कुरान मजीद की आयत जो होती हैं वो कुछ उर्दू में उनको आती होती हैं, इसके अलावा उनको कख पता नहीं होता, ना टर्मिनोलॉजीज उर्दू में आती होती है, ना ही उर्दू पे कमांड होती है। ना ही उर्दू पे कमांड है, ये भी कोई नहीं है, टर्मिनोलॉजी भी उर्दू में नहीं आती, सिर्फ ये आती हैं कुछ आयात। उन्होंने जो जुमे वाले दिन जाते थे मस्जिद के मौलवी साहब जो पढ़ते थे, वो वाली आयात के तर्जमे आते हैं, और उन्होंने कहा जी हमने तो उर्दू में रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। या उन्होंने मैट्रिक FSC में जो, या ओ लेवल्स, ए लेवल्स में उन्होंने उर्दू में रखी थी इस्लामिक स्टडीज, तो उन्होंने कहा जी अब हमने उर्दू में ही रखनी है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आपको पे कमांड है, उर्दू आप अच्छी लिख सकते हैं और उसमें आपकी स्पीड भी अच्छी है, तो फिर जाएं आप उसमें। फिर टर्मिनोलॉजीज भी अगर आपको पता है और आपके लिए बेनिफिट है, और अगर आपको ट्रांसलेशन भी आती है उर्दू में, तो आप उर्दू में जाएं। लेकिन अगर इंग्लिश में आप आते हैं, तो इंग्लिश में अब आपको क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में कमांड आपको ऑलरेडी होनी चाहिए। क्यों? आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में है, तो इस वजह से आपको इंग्लिश पे कमांड तो होगी, ये तो कंफर्म बात है। अब बात आ जाती है टर्मिनोलॉजीज की। अब टर्मिनोलॉजी जो होती है वो सेम होंगी आपकी, मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं ना, ये कुछ इस तरह से होती हैं कि आपने, जैसे अभी हम आते हैं फेमिनिज्म, अभी वर्ड जो है ना फेमिनिज्म, अब फेमिनिज्म जो है, इसको अब आपने विमेन राइट्स और फेमिनिज्म का कंपैरिजन करना है, ह्यूमन राइट्स का और
फेमिनिज्म का आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब उर्दू में आप क्या लिखेंगे, उर्दू में फेमिनिज्म की जो तारीफ है वो क्या है, तहरीके हुकूके निस्वा। तो ये जी इसकी इतनी लंबी सारी इसकी जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, ये हम लिखते होते हैं। जबकि वीमेन राइट्स का आप हुकूके निस्वा लिख देंगे, हुकूके निस्वा। क्लियर है। अब फेमिनिज्म की जो पहली लहर है, यानी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव ऑफ, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, ये सारी आपने लिखनी है। उर्दू में आप क्या लिखेंगे जी इनकी, कि तहरीके हुकूक निस्वा की पहली लहर। ठीक है, तो आप ट्रांसलेशंस कर सकते हैं उधर से इधर, लेकिन अब जो इफेक्टिव वे है वो क्या है, क्योंकि अब आप लोगों ने ये फेमिनिज्म जो है इसको बार बार आपने अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अगर जेंडर स्टडीज रखी है उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ओके, पॉलिटिकल साइंस के में भी एक आध टॉपिक जो है उसमें इसका जिक्र आता है। तो आपने इसी तरह अगर आपने आईआर रखा है तो वहां पे भी इसकी बात होगी। और अगर आप यूएस हिस्ट्री या आप यूरोपियन हिस्ट्री की पढ़ते हैं तो वहां पे भी इसकी बात होगी। सोशियोलॉजी में जाते हैं, आप फिलोसफी में जाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इन टर्मिनोलॉजीज यानी फेमिनिज्म के बारे में वहां पे बात की होगी। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जो आपका नॉलेज है, आपने जो टर्मिनोलॉजीज फेमिनिज्म के बारे में पढ़ी हुई है, ठीक है, वो मोस्टली क्या है, इंग्लिश में है। और अगर आप उनका हवाला यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज में देना चाहते हैं तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे ये वाला आप टर्मिनोलॉजी जो है, तरीके हुकूक इसमें इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी फेमिनिज्म वर्ड इफेक्टिव है, क्योंकि हम ज्यादा फेमिलियर है, एग्जामिनर भी उतना ज्यादा फेमिलियर होता है उन टर्मिनोलॉजीज। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये भी चीज आपने माइंड में रखनी है कि इस्लामिक स्टडीज इज नॉट अबाउट जस्ट कि आपने कुरान मजीद की कुछ आयात जो हैं वो याद कर ली, कुछ अहादीस जो है उनकी ट्रांसलेशन ये आपने क्या कर लिया कि मेमोराइज कर ली है, तो उससे इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कुरान एंड हदीस नाउ। अब आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टम्परेरी जो नॉलेज है, कॉन्टम्परेरी जो क्या उसे बोलते हैं सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आपने साथ लेके आना पड़ता है, उनके भी बात करनी पड़ती है। जैसे अभी पॉलिटिकल सिस्टम में हम बात करें, तो पॉलिटिकल सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो आपने वहां पे डेमोक्रेसी को लेके आना है, आपने सॉवरेनिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करनी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, आपने बात करनी है आगे जो होता है टाइप्स ऑफ स्टेट्स जो हैं उन पे बात करनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेट्स जो हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट्स जो हैं आप कौन कौन सी है जी, फेडरल है आपके पास, उसके पास यूनिटरी स्टेट होती है, उन पे आपने बात करनी है। फिर आपने बताना है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स पे बात करनी है, तो इस्लाम कौन सी, इनमें से कौन सी स्टेट को इस्लाम अलाउ करता है, कौन सी को नहीं अलाउ करता, कौन सी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसको इस्लाम अलाउ करता है, कौन सी को नहीं करता, तो वो सारी चीजें इस डिबेट में आ जाएंगी। लेकिन इन सब को आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है या आईआर में पढ़ा हुआ है, तो अब आईआर पॉलिटिकल साइंस में आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, जब आपने यहाँ पे उर्दू में लिखना है तो आपको पढ़ स्यापा जाना है। तो ये मैं आपको ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना पढ़ाते हुए, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पे भी अच्छी खासी कमांड है। अगर आप मेरी उर्दू की बात करें तो मैंने उर्दू पे काफ़ी जो है ना मतलब बचपन में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो उर्दू में मुझे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, और मैं पढ़ाता भी उर्दू इंग्लिश दोनों को इकट्ठा ही हूँ, दोनों की बात कोशिश करता हूँ कि एक तरह बच्चों को लेके चलो। लेकिन जो सच है वो ये है कि इंग्लिश में जो लोग रखते हैं वो बेनिफिट होता है उनको, ये सारा कुछ वो लिख सकते हैं, उनकी पेपर में स्पीड भी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में बाकी सारे सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, तो पेपर लिखने की जो स्पीड होती है वो भी उनकी ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेट यहाँ पे जो बात आ जाती है, दोनों के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर आपको उनकी जो लैंग्वेज पे भी कमांड हो यानी उर्दू पे कमांड है तो उर्दू के बेनिफिट्स हैं, और टर्मिनोलॉजीज भी अगर आपको उर्दू में आसानी से आपने पढ़ी हुई हैं या आपका नॉलेज है उस पर, तो उस फिर अहादीस वगैरह को अगर आपने उर्दू में याद किया तो आपको उर्दू में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये कुरान मजीद की आयत आपने याद की हुई हैं, कुछ जो मौलवी साहब ने आपके सामने पढ़ी थी, तो बस फिर उसकी बुनियाद पे आप कभी भी जो है ना उर्दू में ना जाए, क्योंकि उर्दू में रखने के और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ ये चीज़ नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, पूछें।
चलें जी, हम लोग अभी चलते हैं रिकमेंडेड बुक्स की तरफ। हमने जो बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए वो है कि सबसे पहले तो आपको ये 2-3 बुक्स में अभी लिखने लगा हूँ। सबसे पहली बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। ये है, इंग्लिश में है, बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह। ठीक है। और इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन जो होगी वो है तारुफ इस्लाम के नाम से होगी। ये भी आप ले सकते हैं, तारुफ इस्लाम। उर्दू में भी ये इनकी है, डॉक्टर हमीदुल्लाह की है। ठीक है, उर्दू में ले लें या इंग्लिश में ले लें। तो ये बुक आपने लाजमी पढ़नी है, ये वाली बुक जो है ये मस्ट है। दूसरी जो बुक मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है जी इस्लाम, इट्स मीनिंग एंड मैसेज। ये है, एक राइटर है इसके, खुर्शीद अहमद। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसकी भी उर्दू में ट्रांसलेशन है, इसका उर्दू में नाम अब मुझे याद नहीं है। उर्दू में भी ये भी उर्दू में मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ आप अगर बुक और पढ़ना चाहें तो एक सीरत की बुक आपने पढ़नी है जिसको कहते हैं जी द सील्ड नेक्टर। ठीक है, ये है सफ़ी उर रहमान मुबारकपुरी। सफ़ी उर रहमान, ये बहुत अच्छी बुक है। उर्दू में इसका नाम है जी अर रहीकुल मखतूम। अर रहीकुल मखतूम, आई थिंक यही है। तो ये आपने बुक, ये 3 बुक्स जो हैं ये आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, ये तीनों बुक्स जो है आप लोगों को आनी चाहिए। मतलब क्या कि ये आपने लेनी है, हार्ड फॉर्म में लें और इनको अपने पास रखें। और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ आपने क्या करना है, इन बुक्स में से जाके पढ़ना है। अपनी फायदा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आपको जब ये साथ साथ अगर आप पढ़ते रहें तो मैं आपको बताऊं, जब 15 लेक्चर्स हो जाएंगे ना तो आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा इस्लामियात का, मेरे से ज़्यादा। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि यार से आप मुझे खुद डिक्टेट कर रहे होंगे कि सर यहाँ से ऐसे भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। ये इतनी अच्छी बुक्स हैं तीनों, तो इनको पढ़ें। और बाकी अभी आपके पास टाइम है, आपने 2024 में जाना है, अपीयर होना है, तो क्यों ना आप अच्छे से पढ़ें। और एक नॉलेज, इल्म जो है आपको जितना ज़्यादा उतना ही काम है। तो ये जी रिकमेंडेड बुक्स हैं इसमें। बाकी मैंने कोई बाजार की किताब जो टीचर्स ने लिखी होती है ना, वो मैंने नहीं बताई, वो ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, ना ही कोई बंदा ले। क्योंकि ये जो आपको कोई कहेगा ना कि यार ये फलां ने लिखी है और ये फलां की है, ये फलां की है, वो सारी बुक्स जो हैं किसी काम की नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊं तो उन बुक्स से पढ़ के आप पास हो सकते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं ले सकते। 40 नंबर लेने के लिए अगर आप चाहते हैं 40 नंबर लेना, तो फिर वो कोई इतनी मतलब मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं है। नंबर तो आपको एटलीस्ट 60+ होने चाहिए आपके नंबर इसमें ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा। तो उसके लिए क्या है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और लेक्चर्स जो मैं दूं उनको फॉलो करें अच्छे से। ठीक है। हाँ हाँ जी, तो ये मेरी तरफ से यहाँ तक लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप माइक ऑन करके बात करना चाहते हैं, माइक भी ऑन कर सकते हैं। नो क्वेश्चन। जी हाँ, अभी मैंने वो बात आप लोगों को बतानी थी। अभी आप लोगों ने इस तरह है कि जो हमारा रेगुलर सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है
रेगुलर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी जी 2 फेब से, यानी नेक्स्ट थर्सडे जो है, नेक्स्ट थर्सडे, कमिंग थर्सडे आप कह सकते हैं। ठीक है, 2 फेब से। और आप लोगों ने क्या करना है, फी सब लोग सबमिट करवा सकते हैं उससे पहले पहले, जो कि 5000 फी है, आप लोगों ने सबमिट करवानी है। और इसके साथ ही ऐसा है कि सॉरी 500 मैंने लिख दिया, 5000 फी कितनी है जी, 5000, तो ये आप लोगों ने सबमिट करवानी है। बाकी है, मजीद आप लोगों को कोई इशू हो, अकाउंट डिटेल वगैरह, वो मुझे मैसेज कर लें तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग फिर एंड करते हैं यहाँ तक। कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं।